हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है इस खूबसूरत से वीडियो में। टाइटल इसका आपके स्क्रीन पे है द स्टोरी ऑफ बिंग। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, सर बिंग नाम के वर्ड को हमें समझाओ कैसे यूज़ करना होता है, बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो एक काम किया मैंने, सारी स्ट्रक्चर्स को मैंने बिंग से बनने वाली एक पेपर पे लिखा और मैंने गिना तो वो निकली 9 स्ट्रक्चर्स। देयर आर 9 स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड बिंग। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, देर इज़ नो वे इन दिस यूनिवर्स कि मैं ये स्ट्रक्चर्स आपको रटवा दूँ और आप बिंग को सीख जाओ। तो ये गलत तरीका है, आपको इन स्ट्रक्चर्स को नहीं समझना है। मैं आपको आज जो समझाने वाला हूँ ना, वो ये होगा कि बिंग होता क्या है, बिंग को यूज़ कैसे करना है, ज़रूरत क्या है इसकी, है ना। ज़रूरत जहाँ पड़े तो वहाँ पे यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल में कैसे लेना है, और अगर इस्तेमाल में ले लिया तो कौन सी कॉमन एरर्स का ख्याल रखना है। अगर आपने इन चारों पोर्शंस को कवर कर लिया, ये 9 स्ट्रक्चर्स आपकी गुलाम होंगी, है ना। इन 9 स्ट्रक्चर्स को आप खुद बनाना सीखेंगे, आप इनके ऊपर बनी हुई एरर्स को भी पहचानना सीखेंगे। तो चलिए इसी टेक्निक से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, बिंग होता क्या है, कहाँ से आया है ना। देखो, आपने बी फैमिली की वर्ब्स के बारे में सुना होगा। बी फैमिली की 8 वर्ब्स होती हैं, है ना। देयर आर 8 वर्ब्स इन द बी फैमिली वर्ब्स। इज, एम, आर ये यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर पास्ट टेंस में, बिन को परफेक्ट टेंस में, और ये जो बीइंग है ना हमारा बिंग, ये होता है कंटिन्यूस टेंस में। तो इसका बैकग्राउंड आपको मिल गया। बीइंग आया है बी फैमिली की कंटिन्यूस टेंस की वर्ब से, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या निकला, इसका हिंदी मतलब निकला, बीइंग का मतलब होता है होना। इन कंटिन्यूस टेंस किसी का कुछ होना होता है ना, वहाँ पे अपने बीइंग को यूज़ करते हैं। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बीइंग का मतलब होता है होना। अब मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर बीइंग का मतलब कैसे होना लगेगा वो समझाऊंगा, ध्यान से समझना। दे आर बीइंग फ्रेंडली विद अस, ये आपकी स्ट्रक्चर नंबर 1। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बीइंग को एज ए मेन वर्ब यूज़ किया हुआ है ना। स्ट्रक्चर नंबर 1 यही होती है, नंबर 1, जिसमें बीइंग को मेन वर्ब बना के एक्टिव टेंस में यूज़ किया हो। इसका मैं आपको बेसिक जेनरिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या होता है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब में से कोई, फिर आएगा बीइंग, उसके बाद में लगा होगा कोई एडजेक्टिव, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का मतलब है मेरे भाई, कोई आदमी किस तरह से आपसे बर्ताव कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ दे आर बीइंग फ्रेंडली विद अस, इसका मतलब है वो हमसे फ्रेंडली तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, उनका व्यवहार का तरीका बड़ा ही दोस्ताना है ना। ऐसे एक और सेंटेंस बनाए, मान लो मैं ऐसा बोल दूँ, शी इज़ बीइंग सिली टुडे। सिली का मतलब होता है पागल, है ना, बेवकूफ़। शी इज़ बीइंग सिली का मतलब है आज वो बेवकूफ़ों वाला बर्ताव कर रही है ना, वो आज पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 बीइंग की यही होती है, किसी का कैसा होना, है ना, आज इसका फ्रेंडली होना या इसका पागलों जैसा होना, यही बताता है, बर्ताव करने को बताता है। स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, 1 नंबर है ना। अब देखो 2 नंबर में बीइंग एज ए पैसिव वॉइस यूज़ होगा, पैसिव के अंदर यूज़ होगा। इसका फॉर्मूला होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, जैसा कि आपने पिछले फॉर्म में देखा, फिर बीइंग, लेकिन बाद में एडजेक्टिव नहीं बल्कि वर्ब की 3rd फॉर्म। जैसे ही आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखेंगे आपको पता लग जाएगा सेंटेंस जो है पैसिव में है ना। बीइंग का पैसिव के अंदर मतलब होता है आपका सब्जेक्ट रिसीवर एक्शन का कंटिन्यूस फॉर्म में। जैसे इस सेंटेंस को देखो आप, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज आर बीइंग मेड एवरी डे। साइंटिफिक डिस्कवरीज आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वही इस सेंटेंस के एक्शन का रिसीवर है। इसका मतलब ये होगा हर रोज़ नई नई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, समझ गए ना। यहाँ पे आपको बाद में बाय भी मिल सकता है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, बाय साइंटिस्ट भी ऐसा लिखा हुआ हो सकता था। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, हर रोज़ नई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं बाय साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोगों के द्वारा। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर थी, ये आप शायद जानते भी होंगे पैसिव और एक्टिव में बीइंग कैसे यूज होता है। अब थोड़ा सा और एडवांस आते हैं, एक सेंटेंस और देख लो इस पर। अ मैच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, मतलब वही है, एक मैच को बीइंग प्लेड खेला जा रहा है, कंटिन्यूस टेंस में उसका खेलने का काम हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो मैच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक मैच खेला जा रहा है। स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, बीइंग से बनने वाली। अब इसको ध्यान से देखना, बीइंग अ सोल्जर ही नोज हाउ टू फाइट। आप इस स्ट्रक्चर की खासियत क्या देखेंगे, बीइंग आ रहा होगा शुरू में, उसके बाद में आ रहा होगा कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव। जैसे इस केस में आया सोल्जर नाम का नाउन, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव भी हो सकता था, है ना, बीइंग स्मार्ट, बीइंग रिच, बीइंग पुअर, ऐसा कोई एडजेक्टिव भी हो सकता था। उसके बाद में खास चीज़ क्या, एक कॉमा भी आ रहा होगा। इस कॉमा को जरूर ध्यान देना क्योंकि इसी पे पूरी स्ट्रक्चर टिकी है। अब देखो इसका मतलब कैसे निकालें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत बार खाना खाते हुए वो टीवी देख रहा था, जैसे वॉचिंग टीवी आई वॉज हैविंग डिनर।
आप जानते हैं इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। इसमें हो क्या रहा है, मैं जब डिनर खा रहा था ना, जब हैविंग डिनर कर रहा था, उसी वक्त मैं वॉचिंग टीवी भी कर रहा था। दोनों काम जो है साइमल्टेनियसली हो रहे थे। एक काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाया, दूसरे काम को मैंने वर्ब की जो है ना मेन वर्ब बनाया सेंटेंस की। इस सेंटेंस को आप समझते हैं अच्छे से। अब इसी सेंटेंस को आप इससे कंपेयर करें, यहाँ पे तो यही हो रहा है। पहला काम है इसका नो, जानना, वो जानता है कैसे फाइट करना है ना, ही नोज हाउ टू फाइट। दूसरा काम क्या है, उसका सोल्जर होना। समझ रहे हो ना, दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। वो सोल्जर भी है और वो जानता भी है लड़ाई कैसे करनी है। इसको अगर मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है होने के नाते। बीइंग अ सोल्जर ही नोज हाउ टू फाइट, इसका मतलब है एक सोल्जर होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते, फौजी होने के नाते वो जानता है कि कैसे लड़ा जाता है। समझ गए ना। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, फौजी होते हुए वो जानता है कैसे लड़ा जाता है, या एक फौजी होने के नाते वो जानता है कैसे लड़ा जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन वाली ही फॉर्म है, लेकिन इसके शुरू में हमेशा बीइंग आ रहा होगा क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा। ये एक फौजी है, इसका फौजी होने की स्टेट को बता रही है ये बीइंग नाम की फॉर्म। एक सेंटेंस और देख लो और अच्छे समझ में आएगा। मान लो ऐसा बोलूँ, बीइंग रिच माई कजिन डजंट केयर फॉर मनी। रिच होने के नाते, देखो बात वही है ना, बीइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, तो बात वही है। तो रिच होने के नाते, अमीर होने के नाते मेरा कजिन पैसे की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो अमीर है इसलिए उसको पैसे की कोई परवाह नहीं है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। बीइंग अगर शुरू में मिल जाए, उसके बाद में कोई नाउन मिल जाए, या उसके बाद में कोई एडजेक्टिव मिल जाए और फिर एक कॉमा लगाओ, है ना, कॉमा लगाओ, उसका मतलब होगा ऐसा होने के नाते ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, है ना। मैं आप सभी को चैलेंज करूंगा एक छोटा सा, आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस बने इसी बीइंग को शुरू में लगा करके, है ना, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बनाना, अपने आप से रिलेटेड बीइंग को शुरू में लगा करके क्या आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो। देखो इसलिए बता रहा हूँ, ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर आपने सीखी है, इस पे एक सेंटेंस खुद भी बना लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम इसको इनकाउंटर करो वो सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में घंटियों की तरह बजे, है ना। सब लोग कोशिश करेंगे बीइंग को शुरू में ला करके कैसे आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे, जरूर से करना कमेंट सेक्शन में। जिसकी गलती होगी वहाँ पे मैं उसको पॉइंट आउट भी करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 की तरफ, है ना। अब देखो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वही है, बीइंग शुरू में आ रहा है, उसके बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ पे नाउन भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है। ध्यान देना ये स्ट्रक्चर अलग है पिछले वाली से। इसमें बीइंग होगा एक जीरेंट की तरह यूज होता हुआ। कैसे, देखो, बीइंग रिच डजंट इंक्रीज योर हैप्पीनेस। अगर आप ध्यान से देखो तो डजंट इंक्रीज यहाँ पे वर्ब है ना, डजंट इंक्रीज यहाँ पे वर्ब है। अच्छा, और बीइंग रिच यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखो डजंट इंक्रीज मतलब इंक्रीज नहीं करता है, और बीइंग रिच मतलब रिच होना। बीइंग का मतलब तो क्या होता है, होना, है ना। तो अमीर होना आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज नहीं करता है, अमीर होने से आप खुश नहीं हो जाते हैं, है ना। ये सेंटेंस मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बीइंग रिच जो है ना वो काम कर रहा है सब्जेक्ट का। जब जब बीइंग सब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये कहलाएगा एक जीरेंट, ठीक है ना। अब देखो इसके ध्यान से स्ट्रक्चर बनती कैसे है। बीइंग या तो सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस का, या ऑब्जेक्ट होगा, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। जीरेंट के केस में तीनों स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर बीइंग हमारा सब्जेक्ट है, समझ गए ना, क्योंकि बीइंग रिच जो है सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है इस वर्ब के डजंट इंक्रीज। अगर ऐसा केस होगा तो इसका मतलब होगा ऐसा होना इस काम को करता है। रिच होना आपको खुशी नहीं बढ़ाता, आपका अमीर होना आपकी खुशी से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं रखता, समझ गए ना। एक और सेंटेंस देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ हर बीइंग एरोगेंट हैज़ हर्ट हर रिलेशनशिप्स। सबसे पहले मैं वर्ब ढूंढ रहा हूँ, हैज़ हर्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, हर बीइंग एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अकड़ू, एरोगेंट का मतलब होता है थोड़ा सा अकड़ वाला, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा प्राउड। उसका प्राउड होना, उसका अकड़ू होना हर्ट कर चुका है उसके रिश्तों को, उसके रिलेशनशिप्स को। ध्यान से देखें तो फिर से बीइंग आपका सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एज ए जीरेंट अपने यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका अकड़ू होने से उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है ना, उसके अकड़ू होने के काम ने उसके रिश्तों को हर्ट किया है। तो ऐसे बीइंग एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। अब ध्यान देने वाली चीज़, जब जब बीइंग सब्जेक्ट की तरह यूज होगा उससे पहले कोई भी प्रोनाउन या नाउन आएगा वो हमेशा पॉजेसिव केस में आएगा, ठीक है। जब जब बीइंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जब जब बीइंग एक जीरेंट की तरह यूज होगा ना, सब्जेक्ट का पार्ट होगा या ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा,
उससे पहले वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा पॉजेसिव फॉर्म में आएगा। यहाँ पे एरर ये बनती है, अगर हर की जगह मैं शी लिख दूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। शी बीइंग एरोगेंट हैज़ हर्ड हर रिलेशनशिप्स, ये सेंटेंस गलत है। शी का मुझे बनाना पड़ेगा हर। मान लो रामू लिखा होता रामू तो मुझे बनाना पड़ता रामूज, ठीक है ना। मान लो मोहन लिखा होता मोहन तो मुझे बनाना पड़ता मोहन्स। मान लो ही लिखा होता तो मुझे बनाना पड़ता हिज। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वी लिखा होता तो बनाना पड़ता आवर। तो हमेशा पॉजेसिव फॉर्म को यूज़ करेंगे जब जब बीइंग एज अ जीरेंड आपको मिले उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जीरेंड का फर्स्ट स्ट्रक्चर अभी देखा है ना, एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है। अब और भी तरह से यूज़ होता है, ध्यान से देखें। जैसे इस सेंटेंस को देखो, द अक्यूज्ड एडमिटेड बीइंग द किलर ऑफ हिज वाइफ। अगर सेंटेंस की वर्ब पकड़ूँ मैं, अभी सेंटेंस की वर्ब को पकड़ने की कोशिश करूँ तो वर्ब होगी एडमिटेड, किसी बात को मान लेना, स्वीकार कर लेना। सेंटेंस का सब्जेक्ट है अक्यूज्ड। अच्छा, फिर यहाँ पे बीइंग क्या है? अक्यूज ने एडमिट किया, और क्या एडमिट किया? बीइंग द किलर ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ का किलर होना। ये बीइंग जो समझ रहे हो ना आप, ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जब जब आपको मिल जाए, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिल जाए, तब भी इसको जीरेंड बोलते हैं। मतलब इसका होना ही है ना। अक्यूज ने मान लिया, एडमिट कर लिया अपनी वाइफ का हत्यारा होना, द किलर ऑफ, बीइंग द किलर ऑफ हिज वाइफ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस बता देता हूँ मैं। जीरेंड को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके। जैसे इस सेंटेंस में, शी इंजॉयज बीइंग फेमस। अगेन इंजॉय आपकी वर्ब, शी आपका सब्जेक्ट, बीइंग आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसका मतलब होगा उसे मशहूर होने में मज़ा आता है। वो एंजॉय करती है, वो एंजॉय करती है और क्या करती है? मशहूर होना, है ना। जितना ज़्यादा उसको फेम मिलता है उतना ही उसको मज़ा आता है। शी एंजॉयज बीइंग फेमस। देखो, आपने बीइंग का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ कैसा होगा ये आपने देख लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ पे बीइंग एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। ध्यान से देखना। इन सभी वर्ब्स के बाद, ये सभी की सभी वर्ब्स अपने बाद हमेशा जीरेंड लेती हैं, जीरेंड लेती हैं। और इन्हीं के बाद कभी कभी बीइंग जो है एज ए जीरेंड यूज़ होगा। अवॉइड, एडमिट, एंजॉय, फिनिश, कंसीडर, इमेजिन, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, माइंड, एंजॉय, टॉलरेट, रिज्यूम, रिपोर्ट, प्रैक्टिस, पोस्टपोन, मेंशन। इन सब के बाद आप देख सकते हैं बीइंग को, और एज ए नाउन उसके बाद में, या एज ए एडजेक्टिव उस बीइंग का ऑब्जेक्ट बन के। आई होप आई एम क्लियर, है ना। चलो, अब बीइंग का जीरेंड फॉर्म में लास्ट यूज देखेंगे एज अ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, है ना। चलो उसको भी देख लेते हैं। ही वॉज एंग्री एट बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। बीइंग का मतलब होता है होना। वो एंग्री था डिसरिस्पेक्टेड होने पर, बेइज्जत होने पर वो बड़ा गुस्सा था, है ना। कैसे बना ये सेंटेंस आपको मैंने मतलब से तो बता दिया। सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है आपकी वॉज, सब्जेक्ट है आपका ही, है ना। और एट बीइंग, ये एट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बीइंग नाम का ये वाला जीरेंड। तो इसको अपने बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वही होगा जो आपने एट प्रपोजिशन का मतलब रखा है उसके बाद में होना रख दो। वह बेइज्जत होने पर बहुत गुस्सा था। किस चीज़ पर गुस्सा था? ही वॉज एंग्री एट बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। समझ गए ना। जैसे जैसे आप इस प्रेपोजिशन को यहाँ पे चेंज करता जाएंगे ना, यहाँ तो होना ही रहने वाला है, इस बीइंग का तो होना ही रहेगा, बस प्रेपोजिशन को आप चेंज करते जाएं और इसका मीनिंग चेंज होता जाएगा। एक और सेंटेंस देखो। मान लो मैं ऐसा बोलूँ, ही वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर बीइंग एन एक्सेप्शनल जर्नलिस्ट। यहाँ पे बीइंग जो है, यहाँ पे बीइंग जो है इस फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगेन ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे तो मतलब है होना, और ये फॉर का मतलब निकाल दो के लिए, ठीक है ना। फॉर का मतलब के लिए, बीइंग का मतलब होना। अब इसका मीनिंग निकालो सेंटेंस का। उसे एक शानदार पत्रकार होने के लिए या होने के कारण पुलित्जर प्राइज मिला। समझ गए ना। तो ये के कारण तो आया इस फॉर से, और बीइंग से आया होना, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह बीइंग को बना करके रखें और उसका बिंदास मतलब निकालें। ही वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर बीइंग एन एक्सेप्शनल जर्नलिस्ट। उसे एक शानदार पत्रकार होने के लिए या होने के कारण एक जो है ना पुलित्जर प्राइज नाम का प्राइज मिला। आई होप ये बीइंग का चौथा यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ अपनी लास्ट स्ट्रक्चर पे। बीइंग की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बीइंग काम करता है एडजेक्टिव का। इस सेंटेंस को देखो, द स्टैचू बीइंग बिल्ट इन गुजरात विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू। अगर आप इसकी वर्ब ध्यान से देखें ना, तो वर्ब है इसकी विल बी।
आप इसका सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट है स्टैचू। यहाँ पे बीइंग जो है बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। वर्ब के बाद में आ रहा होता तो हम वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते, लेकिन ऐसा केस भी नहीं है ना। सब्जेक्ट है भी नहीं है, खुद भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इस केस में क्या समझेंगे हम इसको, बीइंग को हम समझेंगे एक एडजेक्टिव। इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी होगी, बीइंग पड़ा होगा एक नाउन के बाद और इसके बाद में होगी हमेशा V3, है ना। तो हमेशा बाद में V3 दिखे और उससे पहले एक नाउन दिखे तो समझ जाना बीइंग जो है एक एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब निकालो। स्टैचू बीइंग बिल्ड इन गुजरात, स्टैचू जो कि गुजरात में बनाया जा रहा है, स्टैचू जिसको बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। यहाँ पे गुजरात मैंने टाइप करना डाल दी, भूल गया हूँ, है ना। जिसको गुजरात में बनाया जा रहा है ना स्टैचू को, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में किसी काम को होने को बता रहा है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, द स्टैचू दैट इज बीइंग बिल्ड इन गुजरात। तो इस एडजेक्टिव फॉर्म को जो हम देख रहे हैं ना, इसको आप पैसिव वॉइस में रिलेटिव क्लोज में भी चेंज कर सकते हैं। इसी की ही रिड्यूस फॉर्म है ये वाली, है ना। दैट इज को हमने निकाल दिया और बीइंग बिल्ड लिख दिया, जहाँ पे बीइंग काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी अगर नाउन के बाद में बीइंग और बीइंग के बाद में V3 देखें, समझ लेना बीइंग उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। एक सेंटेंस और बना देता हूँ उस पर, फिर हम क्विज की तरफ बढ़ने वाले हैं आज के। द मैन बीइंग बीटन इज एक्चुअली अ थीफ। मैन के बाद में बीइंग, ध्यान से देखें, मैन के बाद में बीइंग, नाउन के बाद में बीइंग और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन। क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया बीइंग। इसका मतलब क्या है, वो आदमी जो मार खा रहा है, वो आदमी जो मार खा रहा है, पिट रहा है, वास्तव में एक चोर है ना, एक थीफ है। चलिए ये बीइंग के 5 यूज़ थे मेनली, इन्हीं 5 यूज़ के ऊपर 9 सेंटेंस बनते हैं, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, बीइंग को एज, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं दैट इज बीइंग बिटन, है ना। बीइंग बिटन को, बीइंग को एज अ नाउन भी यूज़ किया जाता है। वर्ब की तरह तो बीइंग यूज होता ही है, बीइंग को एज अ नाउन भी यूज होता है। नाउन के फॉर्म में बीइंग का मतलब होता है एक लिविंग क्रीचर, कोई भी जीव, है ना। जैसे मैं बोलूँ ह्यूमन बीइंग्स आर द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इंसान जो है, वही सबसे बड़ी थ्रेट है मानवता के लिए। मानव ही मानवता की सबसे बड़ी चुनौती है ना, मानव ही मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर द बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। तो इस तरह से यहाँ पे बीइंग जो काम कर रहा है ना, ह्यूमन बीइंग, ये देखो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये एक बीइंग जो है, पीछे एस भी लगा हुआ है, एक नाउन है, इस नाउन का मतलब होता है जीव। तो ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, है ना, जीव। वैसे ही आप ऐसा भी देख सकते हैं, बीइंग का मतलब एग्जिस्टेंस भी होता है। मैं आपको बोलूँ, हाउ डू यू थिंक द वर्ड केम इनटू बीइंग, हाउ डू यू थिंक द वर्ड केम इनटू बीइंग, क्या तुम्हें लगता है दुनिया कैसे बीइंग में आई होगी, कैसे एग्जिस्टेंस में, कैसे अस्तित्व में आई होगी, है ना। तो बीइंग का मतलब होता है एग्जिस्टेंस या अस्तित्व। दुनिया कैसे अस्तित्व में आई होगी, मौजूदगी में आई होगी, क्या तुम्हें लगता है ना, सवाल है आपसे। तो बीइंग का एज अ नाउन फॉर्म जो है ना, ये वाला मतलब भी होता है, जिसमें आप बोलते हैं या तो कोई जीव या किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस। चलिए अपने क्विज की तरफ बढ़ेंगे। चलो आ जाओ अपनी एरर्स पे। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रूल भी लिख देता हूँ आपके सामने। सभी लोग कोशिश करें मुझे और बताएं इस सेंटेंस के अंदर कौन सी बीइंग की एरर जो है छुपी है और उसको कैसे सही किया जाए। पहले सब मीनिंग निकालेंगे, है ना। चलो इसका मीनिंग ये है, देयर इज लिटिल चांस ऑफ द पायलट बीइंग फाउंड अलाइव आफ्टर द क्रैश। क्रैश के बाद पायलट के जिंदा पाए जाने के ना के बराबर चांसेस हैं। चांसेस किस चीज़ के भाई, चांसेस ऑफ पायलट बीइंग फाउंड अलाइव, पायलट के जिंदा पाए जाने के। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बीइंग फाउंड, पाया जाना, है ना, जिंदा पाया जाना, बीइंग फाउंड अलाइव। और किसका जिंदा पाया जाना, पायलट का। आप यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं और इस रूल से भी समझ सकते हैं, पायलट का जिंदा पाया जाना है तो पायलट नहीं पायलट्स आएगा, पायलट की जगह पायलट्स आएगा। और यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं, अगर बीइंग एक जीरेंड बन जाए तो उससे पहले वाले आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा पॉजेसिव केस में यूज होता है। तो चांस पायलट के नहीं है, चांस पायलट के जिंदा पाए जाने के हैं, है ना। तो पायलट्स बीइंग फाउंड अलाइव आफ्टर द क्रैश। तो इस तरीके से बीइंग से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा पॉजेसिव केस में यूज़ करें। मान लो पायलट की जगह यहाँ पे शी लिखा होता तो मुझे उसको हर में चेंज करना होता, अगर ही लिखा होता तो मुझे हिज में चेंज करना होता। रूल नंबर 1 है, जीरेंड का सब्जेक्ट हमेशा पॉजेसिव नाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होता है। अगला देख लो, रूल भी आपके सामने मैंने ऊपर लिख दिया है, सब लोग कोशिश करें, बहुत ही सिंपल रूल है ये, है ना। चलो देखो ये केस है बीइंग के एडजेक्टिव होने का। बीइंग से पहले एक नाउन आ रहा है और मान लो नाउन ना भी आ रहा होता, लेकिन बीइंग के बाद में क्या आएगा ये हमें हमेशा मालूम होता है। बीइंग के बाद में या तो नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, V3 आता है। रूल नंबर 2 यही है।
अगर आप इंग्लिश में बीइंग को यूज़ कर रहे हो एज अ वर्ब तो इसके बाद में या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या V3 आएगा। अगर इनके अलावा कुछ और आ रहा है तो वो आपकी एरर बन जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने द कंपनी इज बीइंग रन, देखो रन, रैन और रन ऐसे बनती हैं तीनों, समझ गए ना। तो इसके बाद में हमेशा बीइंग की अगर आएगा तो रन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस रैन की जगह मैं क्या करूँगा, इसका मतलब निकाल लेते हैं पहले सेंटेंस का। कंपनियां जो रन की जा रही हैं भगोड़े माल्या के द्वारा चलाई जा रही हैं, कंपनियां अगले साल बैंकरप्सी के लिए फाइल करेंगी, दिवालिया होने का केस दायर करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनियां बीइंग रन नहीं करेंगे, कंपनियां बीइंग रन होगा। तो बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है ना बीइंग के बाद कभी भी नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। सभी लोग पहले कोशिश करें, चलो रूल भी मैं लिख देता हूं आपके सामने। चलो रूल नंबर 3 है, बीइंग एक जीरेंड होता है और जीरेंड हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है। तो ये फॉर्मूला हम बीइंग पे भी लागू करेंगे। बीइंग स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हैव हेल्प्ड हिम गेट द प्रमोशन फास्टर। स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने ने उसको हेल्प किया है प्रमोशन को फास्टर जल्दी से गेट करने में, है ना। दिक्कत क्या है, देखो बीइंग आ रहा है शुरू में, कोमा भी नहीं आ रहा, मतलब बीइंग एक सब्जेक्ट है। अगर बीइंग सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब यहाँ पे लगी हुई है हैव। तो मुझे क्या करना है, पहले इसका मीनिंग देख लो। उसके स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने ने उसे जल्दी प्रमोशन दिलाने में मदद की है। यहाँ पे हैव की जगह काट के करूँगा हैज़। बीइंग एज अ जीरेंट हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेगा, है ना, कभी भी प्लूरल वर्ब को नहीं लेगा। चलिए इसी के साथ अपना बीइंग का ये पूरी हो गई स्टोरी, है ना। अब आपको मैं क्विज का क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें एक नहीं बल्कि 2 एरर्स हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है, समझ गए हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होना चाहिए आपके लिए। 2 एरर्स हैं, 2 रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। बीइंग आपके सामने लिखा हुआ है, सभी लोग डालें कॉमेंट सेक्शन के अंदर। आपको इसका रिप्लाई कॉमेंट सेक्शन में कुछ मिनटों में मिल जाएगा। और या फिर अगर आप गलत टाइप करोगे तो मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर सही करने की, है ना, इसलिए ट्राई ज़रूर करना। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, पॉसिबली शाम को करेंगे आज फ्रंट पेज रीडिंग, अगर हो पाया तो। आज दिन में अपने एडिटोरियल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू ट्रैवलिंग। ये वीडियो मैंने कल रात में रिकॉर्ड कर रखी है ना। तो शाम में हो सकता है एक वीडियो हम करें, नहीं तो आपसे कल मुलाकात होगी, कल सुबह के एडिटोरियल में। तब तक के लिए साइनिंग आउट।